टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि मोशन इन अ प्लेन क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक था, जो भी हमारा डिस्कशन था, वो हमने किया। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द मोशन इन अ प्लेन। क्या क्या इसमें हम नया सीखेंगे, देखते हैं। इसके लिए सबसे आसान सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है, वो तुमसे कुछ दूर पे खड़ा है और तुम्हारे पास एक बॉल है, उसने तुम्हें बोला कि फेंको, कैच करूंगा। तो तुम क्या करते हो? बॉल इधर से फेंका और फाइनली वो बॉल जाके उसके हाथ में गिरता है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये बॉल जो तुमने फेंका, ये ऐसे जाता है क्या? तुमने यहां से फेंका, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऐसे गया और फिर यहां से ऐसे आया और उसने बॉल को कैच कर लिया। ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बॉल तुमने फेंका, ये कैसे जाता है? इट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ। ये कर्व पाथ पे जाता है, मूव करता है ये बॉल हमारा। अब हम समझ लेते हैं पहले कि ऐसा होता क्यों है। सर ऐसे क्यों नहीं जाता है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऐसे जाता, फिर ऐसे चला जाता। तो एक कर्व पाथ के अलोंग ही बॉल हमारा, बॉडी हमारा मूव क्यों कर रहा है? इसका रीजन पहले समझते हैं। तुमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी बॉडी, इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होता है। तो यहां बिल्कुल वही कंडीशन है। अब जरा सोचो, हम अगर किसी ग्रेविटी फ्रीज जगह पे होते हैं, मतलब हम स्पेस में होते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे ग्रेविटी होता ही नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता ही नहीं, तो क्या होता? ये बॉल तुमने ऐसे फेंका तो ये कैसा चला जाता? ये बिल्कुल ऐसे सीधा चलता चला जाता। मतलब ये बॉल का टेंडेंसी क्या होता? स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करना। मतलब ना इसका डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही इसका स्पीड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चलता चला जाता। इट वुड टेंड टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होता। बट हम अर्थ पे हैं और अर्थ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हर एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ये तुम्हें पता है। तो ये जो बॉल हमने फेंका, इस बॉल पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा एक्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसीलिए जैसे मान लो यहां पे है या यहां पे है या यहां पे है या यहां पे है, बॉल किसी भी पोजीशन में यहां से लेके, जब हमने फेंका इसे यहां से लेके यहां तक, यहां पहुंचने तक, हर वक्त इस पे क्या एक्ट कर रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। हर एक पॉइंट पे, यहां पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और इसीलिए इसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द सेम डायरेक्शन नहीं रहा। इसका डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता जा रहा है। यहां डायरेक्शन ये है, यहां डायरेक्शन ये है, यहां डायरेक्शन ये है, यहां ये, मतलब अलोंग द टाइम हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन और स्पीड भी चेंज होता जा रहा है। कैसे चेंज होता है ये अभी हम सीखेंगे। अभी मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूं कि ये जो बॉडी मूव कर रहा है ऐसे कर्व पाथ पे, इसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है कि इस बॉडी पे, इस बॉल पे हमेशा एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा हमारा जब तक हम अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं चले जाए, हमारा हाइट बहुत ज्यादा नहीं हो जाए अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, दैट इज 6400 किलोमीटर, तब तक जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये हमें पता है। खैर, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तुमने समझ लिया कि ये कर्व पाथ पे ही क्यों मूव कर रहा है। अब एक बार एक लाइन लिख लेते हैं हम इसके बारे में। व्हेन वी थ्रो अ बॉडी, बिल्कुल आसान सा है और ये बिल्कुल स्टार्टिंग हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। सो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। कुछ कुछ चीज ऐसा है जो मैं बोल दूंगा तुम्हें कि इसे नोट कर लेना, तुम इसे नोट कर लेना। व्हेन वी थ्रो अ बॉल या फिर अ बॉडी ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब मेकिंग सम एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब हमारा अर्थ का जो सरफेस है। अब जैसे मान लो मैंने बॉल ऐसे फेंका, तो ऑब्वियसली ये अर्थ के सरफेस के साथ ऐसे मैंने फेंका, तो इस डायरेक्शन में अगर फेंका तो इसका कुछ एंगल बन रहा है अर्थ के सरफेस के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इसी का मतलब है ऑब्लिकली हमने लिखा। तो व्हेन वी थ्रो अ बॉडी ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस, it
moves along a curved path, तो एक कर्व पाथ के अलोंग मूव करता है। और क्यों मूव करता है हमें रीजन पता चल गया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसके वजह से इस बॉल पे, इस बॉडी पे हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इससे हमने क्या सीखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यही है हमारा काम, यही सीखना था हमें। तो ये कर्व पाथ है। अब जरा सोचो बच्चों, ये जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं और ये कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, इस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं एक लाइन में, द बॉडी या पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। तो ये जिस बॉडी को हमने फेंका और ये कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, इस बॉडी को हमने बोला प्रोजेक्टाइल। एंड ऑब्वियसली ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट्स इट, बहुत आसान है। तो ये तो हमने बिल्कुल बेसिक नॉलेज ले लिया प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब जरा सोचो, ये मैंने तुम्हें बोला कि ये एग्जांपल है किसका, मोशन इन अ प्लेन का, और इसमें एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जरा सोचो। एक्सेलरेशन, इस पे फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां पे या यहां पे या यहां पे, किसी भी पोजीशन पे है बॉल, किसी भी पोजीशन में इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। चलो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, इसको ax लिख लेते हैं। मतलब x कंपोनेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और इसीलिए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जरा समझते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एक बार मैं इधर लिख देता हूं, इट इज मतलब द प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली है, ये इसका एग्जांपल है, क्यों है तुम्हें पता चल गया। ये मोशन इन अ प्लेन तो है, ऑब्वियसली प्लेन, मोशन इन अ प्लेन हमने सीख लिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है, नहीं सीखा है, वो लास्ट वीडियो देख के आना, ताकि इसका एक एक पार्ट क्लियर हो प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये हम देख रहे हैं कि सर ये बॉडी ऐसे जो कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है ये, और हाइट भी बढ़ रहा है इसका। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसका कुछ कंपोनेंट है, और वाई एक्सिस के अलोंग भी इसका कुछ कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। देख रहे हो तुम, हाइट यहां कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, और फिर कम होते गया। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा बॉडी किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो हमारा दो डायमेंशंस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मोशन इन अ प्लेन हो गया। बट ये जो मैंने लिखा है लास्ट में, मोशन इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तुम्हें दिख रहा है कि हर एक इंस्टेंट पे इसमें एक्सेलरेशन कितना है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल जी के इक्वल। और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज यूनिफॉर्म, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्या है, इट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन ओनली, जो हमने पहले सीख लिया है। तो मोशन इन अ प्लेन का ये एग्जांपल है, दैट इज द बॉडी इज मूविंग इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट्स इट। अब ये तो हमने इसका बेसिक नॉलेज ले लिया। अब जरा सीखते हैं कि अगर इसको हमने फेंक दिया सर, तो ये कितने देर में यहां से यहां तक पहुंचा, या इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हुआ, ये सब हम फाइंड करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि ये बॉडी जो हमारा मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन अ प्लेन, तो हम मान लेते हैं कि किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ये रहा हमारा एक्स वाई प्लेन, मान लो ये जो हमारा बोर्ड है ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो मान लो हमने इस बॉडी को इस पॉइंट से फेंका, सर्टेन वेलोसिटी, कुछ भी वेलोसिटी, u मीटर पर सेकंड, u मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वेलोसिटी से हमने इसको फेंका। और कंडीशन क्या है कि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब हमारा जो अर्थ सरफेस है हॉरिजॉन्टल, उसके साथ ये कितना एंगल बनाते हुए हमने फेंका, एंगल थीटा बनाते हुए फेंका। अब मैंने तुम्हें बोला कि ये बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं चलता जाएगा, इसका रीजन हमें पता चल गया। ये कैसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसा। मतलब the ball will move along a curved path,
इसका रीजन हमें पता चल गया कि सर ये कर्व पाथ के अलोंग मूव क्यों करेगा। अब जरा सोचो बच्चों, यहां पे हमने ये जो शो किया कि इनिशियली इसको हमने कितने वेलोसिटी से फेंका, वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। यहां कहीं पे लिख लेते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, u मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका। और ये कितना एंगल बना के हमने इसे फेंका, मतलब ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम इसे बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जितने एंगल पे हमने इसे फेंका, ये जो हमारा बॉडी है जितना एंगल बना के हमने इसे फेंका विद द एक्स एक्सिस, मतलब विद द अर्थ सरफेस, विद द हॉरिजॉन्टल, वो कितना है, एंगल थीटा। और ये एंगल थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट माइट बी पॉसिबल कि तुमसे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में डिफाइन करने पूछा जाए, बहुत रेयर केस में, बट पूछा जा सकता है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जितना एंगल बना के इसे फेंका हमने। दूसरा चीज, ये यहां से O से स्टार्ट हुआ। अब बच्चों तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पॉइंट O है, मतलब ओरिजिन हम किसे बोलते हैं, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल्स टू 0, जहां पे बॉडी t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी जहां पे है उस पोजीशन को हम बोलते हैं O, दैट इज द ओरिजिन। तो हमने यहां से इसे फेंका, हमने पॉइंट O से इसे फेंका है, प्रोजेक्ट किया है इस बॉडी को, इस बॉल को मान लेते हैं। तो ये हमारा जिस इंस्टेंट पे हमने इसे फेंका वो इंस्टेंट क्या था, t इक्वल्स टू 0, मतलब स्टार्टिंग हो रहा है सब कुछ यहां से। अब ये मूव करता हुआ ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, मान लो ये यहां फाइनली आया जब, तो ये कोई भी पॉइंट है A, मान लेते हैं पॉइंट A। तो ये पॉइंट O से फेंका और ये मूव करता हुआ अलोंग द कर्व पाथ, ये आके गिरा यहां पे, फिर से वापस अर्थ के सरफेस पे आके गिरा, किस पॉइंट पे, पॉइंट A पे। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता चल गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है, मतलब ये OA, मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे, OA को हम बोलते हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। तो ये जितना हॉरिजॉन्टल, एज आई टोल्ड यू कि XY प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब ये जो मोशन है इसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट भी होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, सॉरी, और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। मतलब इस मोशन को, जैसे मोशन इन अ प्लेन में मैंने तुम्हें सिखाया था कि उस मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा वर्टिकल मोशन। यहां भी वही काम कर सकते हैं, ये भी हमारा मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो इस मोशन को भी हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन में और एक वर्टिकल मोशन में, दो अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत आसान सा। तो ये OA हो गया हमारा क्या, ये डिस्टेंस OA हमारा क्या हो गया, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बच्चों ये पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है और आके गिर रहा है A पे, तो O से A तक आने में से जितना टोटल टाइम लगा उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। लिख ही लेते हैं, यहां पे एक लाइन में लिख लेते हैं, द टोटल टाइम taken in moving from O to A, मतलब बॉडी को पॉइंट O से A तक आने में, पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हम ये सारा कुछ फाइंड करेंगे, हमें न्यूमेरिकल में टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने बोले या रेंज फाइंड करने बोले, हम बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ एक एक पार्ट यहां से समझ में आने वाला है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमें पता चल गया, यहां से यहां तक आने के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। दूसरा चीज, ये जो हमारा u मीटर पर सेकंड है, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ये हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकंड, तो इसका हम x कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं और y कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, ux मतलब x डायरेक्शन में along the x axis इसका कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। मतलब इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट along x axis। तो ये क्या होगा बच्चों, एक बार इसे मेंशन कर देते हैं, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या पता चल गया, u cos थीटा। एक बार इधर लिख लेते हैं, ये क्या हो गया, u cos थीटा। और y डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब uy भी लिख लेते हैं। uy कितना होगा तुम्हें पता है, ये सब हमने शुरुआत में किया है वेक्टर में। तो इधर था u, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा बनेगा, मतलब अलोंग y एक्सिस इसका कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u sin थीटा। तो ये हो गया हमारा u sin थीटा, दैट्स इट।
अब एक्सेलरेशन पे आते हैं। मान लो बॉडी मूव करता हुआ यहां पे आ गया, तो इसका मोशन ऑफ डायरेक्शन ये हुआ। अब ये नीचे इस डायरेक्शन में या फिर किसी भी पॉइंट पे तुम लो, हमें यहां ये समझना है कि हर एक जगह पे ये जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो हर जगह इतना ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो यहां पे हम लेते हैं इस पॉइंट पे, तो बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अलोंग दिस डायरेक्शन। इसका ये कंपोनेंट या फिर ये कंपोनेंट हम अगर फाइंड करें तो क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन का तो कंपोनेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा अभी हम डिस्कस करेंगे। नीचे की डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा। अब देखते हैं, ये इसके लिए हमने ये फाइंड कर लिया। मान लो यहां पे आ गए, तो यहां डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गया। इसको भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, अलोंग द टैंजेंट। ये तो इधर हमने ये ड्रॉ किया तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। हर एक जगह पे यहां पे u cos थीटा था, इस पॉइंट पे भी u cos थीटा होगा और इस पॉइंट पे भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा ही होगा। कैसे होगा मैथमेटिकली हम समझ लेते हैं। मैंने तुम्हें बोला कि x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। मतलब x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0। बट y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, y कंपोनेंट मतलब along this direction, along positive y axis। सिर्फ y कंपोनेंट बोला तो तुम समझ जाना पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। तो y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो तो एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता है कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब प्लस g नीचे की डायरेक्शन में। तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या लेंगे, मतलब y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या लेंगे, माइनस g लेंगे क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये तुम्हें पता चल गया। अब जरा सोचो, मैं तुम्हें बोलूं पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, दो अलग अलग मोशन में डिवाइड कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन। तो अब सब कुछ फाइंड कर लेते हैं। इसका क्या होगा, देखो तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमें मान लो vx पता करना है, तो ये क्या होगा ux प्लस axt। यही करते हैं। ux हमें पता है, ux मतलब द x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो ux हमें पता है u cos थीटा, लिख लेते हैं। vx हमें तो पता ही करना है, vx मतलब यहां पे या यहां पे या यहां पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा फाइनल। तो vx क्या होगा, देखो तो ax तो 0 है, तो 0 into t 0, मतलब vx क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और x लिखा मतलब x कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो यहां या यहां किसी भी जगह पे x कंपोनेंट फाइंड करोगे फाइनल वेलोसिटी का, तो ये u cos थीटा ही आ रहा है। मतलब यहां भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा। और ये क्यों हो रहा है तुम्हें पता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो जितना था पहले वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन उतना ही रह गया। मतलब पहले भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, यहां भी हर जगह u cos थीटा। बट चेंज किसमें आएगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज आने वाला है। ये जो हमारा ui है मतलब u sin थीटा है, इसके वैल्यू में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें y के डायरेक्शन में माइनस g का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले इसमें और क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो तो x का वैल्यू, मतलब ये x हमें क्या बता रहा है, x कोऑर्डिनेट के बारे में, पोजीशन के बारे में। अगर हमें टाइम दे दिया गया, बोला गया कि 4 सेकंड पे या 5 सेकंड पे इसका x कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब इस बॉडी का, इस पार्टिकल का पोजीशन बताओ कि ये यहां है या यहां है, यहां है, यहां है, कहां है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सब हमने किया हुआ uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ux का वैल्यू तो हमें दिख रहा है, ux का वैल्यू हम रख लेते हैं u cos थीटा t प्लस हाफ ax तो हमें दिख रहा है कि सर ax तो 0 है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, ut cos थीटा। ये x का वैल्यू ut cos थीटा आया। मतलब अगर टाइम गिवन है कि टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पे या 2 सेकंड पे या 3 सेकंड पे, इसका पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी यहां है, यहां है, यहां है या यहां है। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। अब जरा सोचो बच्चों, ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में हो गया। अब वर्टिकल मोशन पे हम आते हैं।
वर्टिकल मोशन में क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं, इन सब का अभी हमें जरूरत आने वाला है। अब देखो ये जो पार्ट हमने फाइंड किया, अगर हमें बोल दे कि यहां से यहां तक आने के लिए जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है ये गिवन है, मतलब t की जगह अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट कर ले कि यहां से यहां तक मान लो 10 सेकंड, यहां O से A तक आने में 10 सेकंड लगा, तो यहां t की जगह अगर हम 10 सेकंड्स रख दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये x का वैल्यू, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये पता चल जाएगा क्या, मतलब O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब रेंज हमें पता चल जाएगा इससे। तो वो अभी हम इसी के हेल्प से रेंज फाइंड करने वाले हैं। देखेंगे वर्टिकल मोशन पे आते हैं। वर्टिकल मोशन में क्या होगा देखो तो, Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay t लिख सकते हैं ऐसे। अब जरा देखो तो Vy का क्या मतलब कि फाइनल वेलोसिटी का, वो यहां हो यहां यहां या कहीं भी, तो फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है दैट इज Vy, वो किसके इक्वल, Uy प्लस Ayt। अब Uy तो हमें दिख रहा है भाई, Uy का वैल्यू रख लो u sin थीटा प्लस Ay का देखो तो वैल्यू क्या है, माइनस जी, तो इसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि Ay की जगह रख लिया माइनस जी, तो माइनस gt, ये क्या आ गया, Vy का वैल्यू आ गया। इन सब का काम हमें आएगा Vy। और क्या कर सकते हैं देखो तो, अगर हम दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन पे आए तो ये हमारा v स्क्वायर Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2Ay, s के जगह हम क्या रखेंगे, y रखेंगे, और फिर Ay के जगह हम क्या रखेंगे, माइनस जी, तो मैं डायरेक्टली यहां लिख देता हूं, ये क्या हो गया माइनस जी, मतलब ये क्या हो गया माइनस 2Gy, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरा Uy की जगह तुम ये वैल्यू रख सकते हो u sin थीटा। तीसरा क्या हो गया y is equals to uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। बिल्कुल आसान, ये y क्या बताएगा, y कंपोनेंट किसका, y कोऑर्डिनेट, सॉरी y कोऑर्डिनेट किसका, बॉडी का, कि यहां पे या यहां पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट से क्या पता चलेगा कि इसका हाइट क्या है यहां पे, या यहां पे बॉडी का हाइट क्या है, या यहां पहुंच गया तो बॉडी का हाइट क्या है। तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, टाइम अगर गिवन है कि बताओ 2 सेकंड के बाद इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब इसका हाइट क्या है, या यहां इसका हाइट क्या है 4 सेकंड के बाद, या 10 सेकंड के बाद इसका हाइट क्या है, तो y कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो uy का वैल्यू हमें दिख रहा है, uy का वैल्यू सर u sin थीटा और t था ये, और बच्चों ये ay की जगह फिर से क्या लिखेंगे माइनस जी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर, दैट्स इट। अब देखो ये इसी का यूज करके हम मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करने वाले हैं। अगर मान लो तुम्हें बोला गया है टाइम का वैल्यू पता चल गया कि इसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं 10 सेकंड लगा इसे यहां तक मैक्सिमम हाइट मतलब अब उसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके ऊपर अब नहीं जा सकता, इसीलिए मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट का अगर टाइम गिवन है कि यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये अगर हमें पता चल गया तो हम मैक्सिमम हाइट भी पता कर सकते हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो ये सब अभी हम करने वाले हैं, इन सब के हेल्प से ही हम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सब कुछ हम पता करें, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे। एक बार हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका मतलब तुम्हें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि O से लेके A तक पहुंचने में ये जो पूरा मोशन कंप्लीट कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी, उसमें इसको टोटल टाइम कितना लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड करना है। मान लो ये t 0 से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, और यहां से ये यहां जब पहुंचा तो हमारा टाइम क्या हो चुका है t t, मतलब टाइम 0 से बढ़ता बढ़ता कितना हो गया, 0 सेकंड से t सेकंड हो गया या मिनट हो गया, जो कुछ भी। तो हमें ये जो t है यहां पे कब पहुंच रहा है हमारा बॉडी, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और t सेकंड, तो t सेकंड्स में ये 0 से लेके a तक कितने सेकंड्स में पहुंच गया, t सेकंड्स में, तो हमें ये t का वैल्यू चाहिए। मतलब ये t ही हमारा क्या है, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, t 0 से स्टार्ट हुआ था और यहां ये कब पहुंचा t पे, मतलब ये t हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें ये t पता करना है, t पता कर लिया तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा। अब जरा सोचो, जब ये यहां से यहां ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहां पहुंच गया, वापस ग्राउंड पे पहुंच गया अर्थ के सरफेस पे, तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, x एक्सिस पे आ गया वो वापस, मतलब इसका हाइट क्या हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट यहां पे पॉइंट A पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। मैं लिख देता हूं y कोऑर्डिनेट एट
एट ए मतलब आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। अब बच्चों तुम्हें मैंने बताया कि y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करते हैं, वी हैव द इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करते हैं, y इज इक्वल टू u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस कहां से आया तुम्हें पता है, चलो एक लाइन लिख ही देता हूं, ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते हैं। तो ये y मतलब y कोऑर्डिनेट किसी भी जगह पे, यहां 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 कहीं भी y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। ui का वैल्यू हमें पता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिख लिया u sin थीटा t। अभी किया ये सब हमने, माइनस ये a की जगह क्या लिया g, तो ये क्या हो गया देखो तो u sin थीटा। टाइम हमें पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से t कॉमन ले सकते हैं, क्या हो गया u sin थीटा, अंदर में क्या बचा u sin थीटा माइनस हाफ gt बच गया। तो बच्चों तुम्हें यहां से दो फैक्टर्स मिल गए, t और ये पूरा। तो अगर ये y का वैल्यू हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो यहां रख लेते हैं, y की जगह हम क्या रख सकते हैं 0 0। तो एक वैल्यू आ गया t इक्वल्स टू 0, एक तो t इक्वल्स टू 0 आ गया, और दूसरे से क्या आएगा u sin थीटा माइनस gt बाई 2 लिख लेते हैं डायरेक्टली, gt बाई 2 इक्वल्स टू क्या है 0, ये 0 से इक्वेट किया। तो यहां से देखो तो u sin थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया gt बाई 2। हमें क्या चाहिए t चाहिए, तो ये क्या हो गया 2 इधर आया तो 2u sin थीटा बाई g। ये हो गया बच्चों हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब बॉडी को, पार्टिकल को यहां से पॉइंट O से लेके पॉइंट A तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा, स्मॉल t कितना लगा, इतना। ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत आसान। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें पता चल गया। अब सोचो अगर हमें रेंज पता करने बोला गया, रेंज कैसे पता करें, और रेंज क्या है तुम्हें दिख रहा है O से लेके A तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस OA है ये हमारा रेंज है। अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा स्पीड हमें पता है, वेलोसिटी पता है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है इसका x कंपोनेंट क्या है u cos थीटा, जो कि कभी बदल ही नहीं रहा है। ये u cos थीटा यहां भी इतना ही है, यहां भी इतना है, यहां भी इतना, यहां भी इतना। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो हमारा स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट है। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा, यहां से लेके a तक पहुंचने तक हर जगह u cos थीटा, यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम कितना लगा बच्चों, यहां से यहां तक पहुंचने में से टोटल टाइम कितना लगा t। मतलब स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, अभी तुम्हें ये मैंने बताया था, तो रेंज पता करने के लिए, मतलब OA पता करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू जितना टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, और टाइम तो हमने पता कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये ध्यान देना कि यहां से यहां तक पहुंचने के दौरान ये दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड पता है, यूनिफॉर्म स्पीड, और टाइम हमें पता चल चुका है, ये t। यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल टाइम कितना लगा, इतना लगा। तो क्या करेंगे, स्पीड दैट इज u cos थीटा इनटू टाइम, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा t, t का भी वैल्यू हमने पता कर लिया, रखो दोनों वैल्यू, u cos थीटा और ये t की जगह क्या रखा 2u sin थीटा बाय g, कितना है देखो तो 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। अब बच्चों ये u स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूं, 2 भी इधर लिख लेता हूं, ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये तुम पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। इसका हम वैल्यू लिखते हैं sin 2 थीटा बाय g। जैसे मान लो तुम्हें यहाँ 2 sin 30 cos 30 गिवन रहता, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पूरे को, sin twice 30 मतलब sin 60 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया रेंज, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, रेंज का एक्सप्रेशन आ गया ये हमारे पास, बहुत आसानी से। अब देखो रेंज पता चल गया, अब तीसरा चीज हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे जरा सोचो, मैक्सिमम हाइट रीच मतलब कि अब उसके और ऊपर नहीं जा सकता है। अब जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि यहां पे ये मैक्सिमम हाइट रीच्ड है, इसको जरा समझते हैं। मान लो ये कोई भी पॉइंट है, मान लो पॉइंट बी, पॉइंट बी इसका मैक्सिमम हाइट यहां मेंशन कर देते हैं, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये हमसे पूछा जाएगा डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में। तो मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब कि अब
उससे ऊपर और नहीं जा सकता। यहां से बढ़ता बढ़ता इसका हाइट बढ़ता बढ़ता यहां तक आया, अब इसके ऊपर और नहीं जा सकता ये, मतलब ये इसका मैक्सिमम हाइट हो गया। अब जरा सोचो, हम बॉल अगर फेंकते तो एक सर्टेन हाइट तक जाता है, उसके बाद फिर नीचे आने लगता है, मतलब वो जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो बहुत कम टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो रुका, रेस्ट पे आया, और तभी तो फिर नीचे आने लगा, क्योंकि उस पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। तो मतलब मैक्सिमम हाइट पे ये जो हम फाइंड कर रहे थे हमारा y कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये यहां पे क्या होगा, 0। ध्यान देना, यहां पे y कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या था, u sin थीटा, फिर धीरे धीरे कम होता गया, और जब मैक्सिमम हाइट पे आया तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है मतलब vy, ये हो गया 0, क्योंकि uy तो ये है, uy का मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो वो तो इतना है u sin थीटा, बट ये vy लिख रहा है मतलब बाद का जो हमारा वेलोसिटी होने वाला है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये vy क्या है, यहां पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो क्या होगा, 0। अब इसी के हेल्प से हम आगे का काम करने वाले, देखते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे। देखो क्या करेंगे, अब ये लिया हमने यहां पे vy इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, uy प्लस ayt लिख सकते हैं। vy हमें पता चल गया कि सर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, 0, क्योंकि और उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। अब किधर जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली जाएगा, तो vy तो पता चल गया 0। uy भी हमें पता है कितना है, u sin थीटा, चलो रख लो वैल्यू u sin थीटा, और ये मैंने तुम्हें बोला कि ay का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस जी, तो माइनस gt, तो ये gt को मान लो हमने इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, u sin थीटा, थोड़ा इधर लिख लेते हैं सो इट इज विजिबल टू यू, u sin थीटा, t यहां से क्या आ गया देखो तो u sin थीटा बाई g। अब देखो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि सर यहां भी ये t था, हमने t लिया था, फिर यहां भी t आ गया, ये t क्या है, यहां तक पहुंचने का जो टाइम लगा वो, ये t हमने जो फाइंड किया था यहां पे, ये क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, डोंट बी कंफ्यूज। ये t क्या है यहां पे, कि बॉडी यहां से मूव करता हुआ आया तो यहां पहुंचने में से कितना टाइम लगा, ये t आ गया हमारा ये। अब देखो तुम्हें एक चीज रिलेशन पता चल रहा होगा कि सर ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने फाइंड किया, वो कितना था, 2u sin थीटा बाई g। इसका क्या मतलब कि पूरा मोशन कंप्लीट करने में उसको लगा 2u sin थीटा बाई g, और यहां मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, u sin थीटा बाई g। इसीलिए मैंने तुम्हें ये फाइंड करके दिखा दिया। इसका रिलेशन अभी लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम इसको लगा वो किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ होगा। बिल्कुल सिंपल, टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारा 2u sin थीटा बाई जी, उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ गया, टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट। तो ये हमारा क्या है, टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट। अब जरा देखो यहां तक पहुंचने का टाइम पता चल गया, तो यहां का y कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। क्या होगा, y मतलब y कोऑर्डिनेट यहां का पता करना है कि अभी ये इस किस हाइट पे है, मतलब इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा बॉडी का, तो इसका y कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो हमें मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगा। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ay की जगह क्या रखने वाले तुम्हें पता है पहले से, ui का वैल्यू बच्चों तुम्हें पता है u sin थीटा, और t, ये जो t है ये किस जगह पे t, यहां का टाइम हमें पता चल गया, मतलब मैक्सिमम हाइट पता चल करना है, मतलब यहां का y कोऑर्डिनेट पता करना है, तो यहां का टाइम पता होना चाहिए, और यहां का टाइम हमें पता चल गया कितना है, u sin थीटा, मतलब हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, टाइम यहां पे रखो u sin थीटा बाई g प्लस, और यहां ay की जगह क्या रखेंगे, माइनस जी, तो ये क्या हो जाए माइनस जी, फिर से टाइम का वैल्यू रखो, टाइम का वैल्यू क्या, u sin थीटा बाई g का स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां क्या आ गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g, और इधर क्या आ गया,
ये g और g कैंसिल हो जाएगा क्या? तो क्या बचा हमारे यहाँ पे? डायरेक्टली लिख लेते हैं, g से g स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बच गया? g। तो ये ऊपर क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसका मतलब हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट यहां से क्या आ गया? मतलब मैक्सिमम हाइट यहां से क्या आ गया? लिख देता हूं यहां पे मैक्सिमम हाइट, इसको माइनस करेंगे तो इधर हाफ है, तो ये कितना बचा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये क्या आ गया हमारा? दिस इज आर y कंपोनेंट, y कोऑर्डिनेट, मतलब ये हमारा मैक्सिमम हाइट आ गया। यहां लिख देता हूं एक बार, ये हमने क्या फाइंड किया? मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो ये सारा एक्सप्रेशन हमने एक एक करके बिल्कुल क्लियरली समझ लिया। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाएगा कि बताओ रेंज क्या है, या मैक्सिमम हाइट क्या है, या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये सब हमें पता करने बोला जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा एग्जांपल देख रहे हैं। अब ये न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वेरी सिंपल, ये बॉल हमने फेंका ऐसे, कितने स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका, वेलोसिटी से फेंका, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब ये हमारे अर्थ के सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ऑब्वियसली तुम्हें ये पता होगा कि ये कैसा जाएगा सर, ये तो कर्व पाथ के अलॉन्ग जाएगा, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो हमसे क्या पता करना है? द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट रीच्ड के लिए हम क्या करेंगे? मैक्सिमम हाइट रीच्ड के लिए अभी हमने एक्सप्रेशन डिड्यूस किया है, डिराइव किया है। क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब बच्चों हमें सब कुछ पता है, सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। u का वैल्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर करोगे कितना होगा? 1600। u का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है? 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज √3/2। तो √3/2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब √3/2 का स्क्वायर करेंगे, तो √3/2 का स्क्वायर करो और डिवाइडेड बाय 2g। g का वैल्यू 10 गिवन है हमारे पास। क्या हो गया देखो 160, ये कितना हो गया? 80। 80 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हुआ? 3/4, मतलब कितना आ गया? 60 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट है इसका। मैक्सिमम हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट पता करना था कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैक्सिमम हाइट हमें इसका पता चल गया, ये कितना है? 60 मीटर। दूसरा चीज क्या पता करना है? सेकंड क्या पता करना है? रेंज ऑफ द बॉल। रेंज ऑफ द बॉल मतलब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। मान लो ये यहाँ पे जमीन पे, यहाँ पे लैंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यहां से हमने इसे फेंका और ये कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करके वापस यहां आ गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो रेंज पता करना है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है ये पता करना है। ये भी हमने फाइंड करना सीख लिया। इसके लिए भी हमारे पास एक्सप्रेशन है। क्या होगा रेंज का एक्सप्रेशन? क्या होगा? इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अभी डिराइव किया हमने, तो u का वैल्यू रखो। u का वैल्यू 40 का स्क्वायर किया कितना? 1600। साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। अभी मैंने तुम्हें बताया कि इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2, थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहे हैं। साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। g का वैल्यू तो 10 रख लो। अब देखो ये क्या हो गया? ये तो कैंसिल हो गया। 160 इंटू 2 साइन थीटा, मतलब साइन 60 का वैल्यू क्या होगा जरा देखो तो। साइन 60 का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 का वैल्यू 1/2। तो ये कैंसिल हो गया। कितना है देखो 80। मतलब हमारा रेंज क्या आ गया? 80√3 मीटर। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से यहां तक आने में पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना कवर कर रहा है? 80√3 मीटर। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जितना तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखना है, जानना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हमारा जो मैक्सिमम हाइट ये पहुंचता है कहां तक, कैसे रीच करता है मैक्सिमम हाइट तक, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल एंड जो भी डेरिवेशंस हमने किया है उससे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो। थैंक यू।